फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उसमें आज हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कोजेस। जो डिफोरेस्टेशन होता है, ग्रेट वैरायटी में प्लांट्स और एनिमल हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो असेंशियल और सरवाइव करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स हमारे अर्थ पे। और जो इसी वजह से जो मेजर इसका रेट होता है, उसी वजह से क्या होता है, हमारे इसके कट करने से डिफोरेस्टेशन होता है। फिर उसके बाद हम बताएंगे डिफोरेस्टेशन क्या होता है। कि जो डिफोरेस्टेशन होता है, प्लांट्स जो फॉरेस्ट को हम लोग काट देते हैं और लैंड को अदर पर्पस के लिए लैंड यूज़ करने के लिए अदर पर्पस के लिए फॉरेस्ट जो कट कर देते हैं, उसी वजह से हमारा जो डिफोरेस्टेशन होता है वो कोज होता है। जैसे कि ट्रीज कट्स करते हैं, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पस। नीचे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, प्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कि कल्टीवेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है लैंड को, और कुछ बिल्डिंग और हाउस और फैक्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, और कुछ फर्नीचर और वुड्स और फ्यूल्स की वजह से भी हम कट कर देते हैं फॉरेस्ट को। इस वजह से भी डिफोरेस्टेशन कोज होता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो डिफोरेस्टेशन होता है वो एक तरह का नेचुरल कोजेस होता है। डिफोरेस्टेशन जो फॉरेस्ट फायर और सर्वर ड्राफ्ट्स लाने का चांसेस रहते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिफोरेस्टेशन होती है, उसमें क्या होता है, जो हमारा जो डिफोरेस्टेशन होता है वो इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल अर्थ पे, जो इंक्रीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर में और ग्राउंड वाटर लेवल को लो कर देता है। जो डिफोरेस्टेशन होता है वो डिस्टर्ब करता है हमारे हमारे बैलेंस नेचर को डिस्टर्ब कर देता है। और जो प्रोफेसर एंड हैं, उन्होंने बोला था जो अगर हम ऐसे ही कंटिन्यूसली ट्रीज़ को कट करते रहेंगे तो रेनफॉल हमारा और फर्टिलिटी सॉइल का डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जो इंक्रीज़ होता है नेचुरल क्लाइमेट्स, उसकी वजह से उसमें फ्लड्स और ड्राफ्ट्स आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जो प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसी जो प्लांट्स होते हैं वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। जो फ्यू ट्रीज होती हैं वो लेस कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं और इंक्रीज़ करती हैं अमाउंट में एटमॉस्फेयर में। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रैप करती है हीट को और हीट रे को रिफ्लेक्ट करती है अर्थ पे, जो इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर को हमारे अर्थ पे और डिस्टर्ब करती है वाटर साइकिल में, और जो रिड्यूस कर देता है रेनफॉल को। उसी की वजह से हमारे ड्राफ्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद डिफोरेस्टेशन का जो मेजर कोज था वो क्या था, कि जो चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेता था, और जो फिजिकल सॉइल प्रॉपर्टीज़ थी वो अफेक्ट करते थे किसको, प्लांटेशन और वेजिटेशन को। कुछ ट्रीज और सॉइल इरोजन जो होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर्स जो सॉइल की होती हैं वो एक्सपोज कर जाती हैं लोअर और हार्ड और रॉकी, तीन तरह की लेयर होती हैं, लोअर और रॉकी लेयर्स होती हैं। जो सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, जो सॉइल में होता है वो उसमें बहुत कम मात्रा में ह्यूमस रह जाता है और इसलिए उसमें लेस फर्टिलिटी रेट होता है, जो फर्टिलिटी कन्वर्ट कर जाता है डेजर्ट में। उसे हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। फिर जो डिफोरेस्टेशन होता है उसमें क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सॉइल की वो डिक्रीज़ कर जाती है। जो मूवमेंट होता है वाटर का सॉइल में और सरफेस ग्राउंड में, वो जो ग्राउंड में होता है उसे इन्फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। उसके बाद रिड्यूस कर जाता है। सो देयर आर फ्लड्स और अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की, वो जैसे न्यूट्रिएंट कंटेन करती हैं और टेक्सचर को कंटेन करती हैं। उसके चेंज होने पे हमें जो होता है वो डिफोरेस्टेशन हो जाता है। हमने क्लास 7th में जो पढ़ा है उसमें बताया कि जो
प्रोडक्ट होते हैं, हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट आता है तो किसकी वजह से आ रहा है कि कटिंग ट्रीज की वजह से आ रहा है। फिर उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक पर आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ। जो इफ़ेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, उसमें क्या होता है, जो प्रोफेसर अहमद कहते हैं जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हमें क्या करना चाहिए, शेप करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बायोस्फीयर होता है उसको, जो बायोस्फीयर होता है वो एक तरह का पार्ट होता है किसका, अर्थ का, जो वहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइफ को, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है और जो बायोडाइवर्सिटी को रिफ़र करती है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, जो मतलब जितनी वैरायटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वैरायटी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ करते हैं और इंटर रिलेशनशिप किसकी होती है, एनवायरनमेंट की होती है। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो क्या करते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसकी जो फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें फाउंड किया जाता है अपर हिमालयन पीक्स, जो कि बिलोंग करता है लोअर वेस्टर्न घाट्स को। फिर उसके बाद जो प्रोफेसर एम थे वो बिलीव्स करते थे जो बायोडाइवर्सिटी है वो फाउंड करती है एक तरह का यूनिक वो। उसके बाद जो महादीव है वो एक तरह का फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे जो चिल्ड्रन को बायोस्फीयर रिजर्व्स में वो करते थे, एक्सप्लेन करते थे बायोस रिजर्व्स। फिर जो प्रिजर्विंग एरियाज थी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, वो एक नेशनल हेरिटेज करते थे। जो महादेव जी हैं वो एक्सप्लेन करते हैं चिल्ड्रंस को अपार्ट फ्रॉम अ पर्सनल इफर्ट्स एंड इफर्ट ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट। जो क्या करते थे, जो प्रोटेक्ट करते थे किससे, फ्लोरा और फ्यूना से, जो कि हैबिटेट थे। जो प्रोटेक्टेड एरियाज थी उन्हें हम क्या बोलते थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते थे। जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और इनमार्ड प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन और ग्राजिंग फील्ड हर्टिंग और बहुत सारी ऐसी हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो क्या होती है, जो किसी भी एरिया में एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है और वहाँ पे उससे डिस्टर्ब होने से उनका जो हैबिटेट एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। और जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो एरियाज़ को रिजर्व करते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या होगी और जो कि वहाँ पे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं उस हैबिटेट को और नेचुरल रिसोर्सेज उसके यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क्स कहते हैं। फिर उसके बाद एजेंसीज ऑल्सो टेक फॉर फॉरेस्ट एंड एनिमल इन्वायरमेंट ले डाउन रूल्स प्रोटेक्ट इन कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसमें नेशनल पार्क्स थे, बायोस्फीयर रिजर्व था जो प्रोटेक्ट करती थी एरिया को और कंजर्व करते थे प्लांट और एनिमल्स उस एरिया के। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। जो चिल्ड्रन थे उन्होंने, वो प्रोफेसर अहम थे और वो महादेव जी थे, वो एंटर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में और एक्सप्लेन करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो एरिया था कंजर्वेशन, हमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो कंजर्वेशन किसका करता था, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करता था। जो बायोडाइवर्सिटी थी वो एक तरह की वैरायटी थी किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में फाउंड किए जाते थे, मतलब पाए जाते थे। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स था वो हेल्प करता था मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी को और कल्चर उस एरिया का कि क्या कल्चर है। जो बायोस्फीयर था वो रिजर्व करता था और प्रोटेक्ट करता था उस एरिया की जो चीज़ें थी उनको। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट करता है एक तरह का वन नेशनल पार्क है, उसका नेम है सतपुरा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी उसका नाम था। फिर इधर हम लोग देख सकते हैं प्रोटेक्ट एरिया फॉर कंजर्वेशन का ग्राफ, मतलब चार्ट दिया हुआ है।
कुछ इन माई डिस्ट्रिक्ट एंड इन स्टेट एंड इन माई कंट्री। फिर उसके बाद हम बताते हैं, ये देखो मैप में लोकेट करके बताया गया है। फिर उसके बाद हम बताएंगे फ्लोरा और फ्यूना। जो चिल्ड्रन जो बायोस्फीयर रिजर्व में था वो एप्रिशिएट ग्रीन वेल्थ और फॉरेस्ट देता था, और जो वेरी हैप्पी एंड टॉल टीक ट्रीज थी, एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट थे। सडनली जो प्रोफेसर एन थे वो स्टॉप हो जाते हैं और बोलते एनिमल्स जो जहाँ पे कंफर्टेबल रहें और उनका हैप्पी रहें और उनका खुद का हैबिटेट हो, और वो वहाँ पे किसी तरह से डिस्टर्ब ना। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं, उसके बाद जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो टिपिकली बिलोंग करते हैं एक अपनी पार्टिकुलर एरिया को। फिर उसके बाद जो प्लांट और एनिमल्स थे वो फाउंड किए जाते थे अपनी एक पार्टिकुलर एरिया को, उसी टर्म को हम फ्लोरा एंड फ्यूना बोल देते थे इन रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया, कि उस एरिया में क्या पाया जाएगा। फिर उसके बाद इधर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सल्क, टिक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फ्रिंस, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा है। और चिकना, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लिपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूना, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते थे। फिर इसके बाद हम कुछ बताएंगे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारी पिक्चर्स हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स की जो होती हैं वो एक अपनी फाउंड होती हैं एक अपनी पर्टिकुलर एरिया में, उन्हीं को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ मतलब एक अपनी एक पार्टिकुलर एरिया होगी उसी को एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे, ठीक है। फिर स्टेट हो जाती है एंडेमिक जोन, उनका कुछ एंडेमिक जोन होता है, जैसे स्टेट और कंट्री की किस कंट्री में किस तरह की एंडेमिक स्पीसीज पाई जाएगी। जैसे कि सॉल एंड विल्ड एंड मैंगो आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। जैसे यहाँ पे आप विल्ड मैंगो का वो पिक्चर देख सकते हैं और यहाँ पे जाइंट स्क्वेल का देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि हाँ, जो एंडेमिक फ्लोरा होता है वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो एक तरह का एरिया होता है किसको, एनिमल को प्रोटेक्ट करने का, जो उनका एनिमल्स क्या होता है, हैबिटेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। जैसे कि सम एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्लैक वक्स, वाइट्स, आई वक्स, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक एक्सेट्रा। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिट कुछ प्रोटेक्ट होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं एरिया और को सेफ लिविंग को रखते हैं नेबरहुड में, ठीक है। फिर उसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं वो विजिट करते हैं जू की, कि कैसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे नेशनल पार्क्स। जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ को उसकी एरिया को रिजर्व किया जाता है, कि वाइल्ड लाइफ की वहाँ पे किस तरीका का नेशनल पार्क्स और क्या क्या पाया जाएगा, उसी को हम नेशनल पार्क कहते हैं। अब उसके बाद हम फिर बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो सतपुरा टाइगर रिजर्व था, जो कि वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। एक गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी यहाँ पे टाइगर्स को, जो कि सरवाइव करते थे और उनकी पॉपुलेशन हमारी टाइगर की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बनी रहे। फिर उसके बाद हम क्या, जो टाइगर्स होते हैं, फिर उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या थी। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ थी वो एक तरह के एनिमल्स थे जो कि अभी पूरी तरह से गायब हो गए थे, अर्थ से गायब हो गए थे। इसी को हम क्या कहते थे, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते थे, और उसी को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा इकोसिस्टम आता है। फिर इकोसिस्टम क्या होता है,
इकोसिस्टम एक तरह की नेचुरल यूनिट होती है और जो इकोसिस्टम होता है वो किससे बना होता है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है। और वो जो एरिया होती है नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि उसके जो इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उन जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे कि जो उसको हम क्या जो इकोसिस्टम होता है उसे कौन देता है, एजे ट्रांसले ने दिया था, ठीक है। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सबको वो करे उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक। फिर हम उसके बाद बताएंगे रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक होती है वो कंटेन करती है रिकॉर्ड करती है, जो रेड डाटा बुक होती है वो कंटेन करती है किसी भी इंडेंजर्ड की स्पीसीज का रिकॉर्ड को, उसी को हम रेड डाटा बुक कहते हैं, जो रेड डाटा बुक होती। फिर उसके बाद हम बोलते हैं माइग्रेशन। जो माइग्रेशन क्या होता है, जो माइग्रेशन होता है वो एक तरह का मूवमेंट होता है, किसका, बर्ड्स और एनिमल्स का मूवमेंट को ही हम माइग्रेशन कहते हैं, जो कि ओरिजिनल हैबिटेट से और एक उसका किस है मतलब कहाँ माइग्रेट करके जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम माइग्रेशन बोल देते हैं। फिर उसके बाद हम बोलेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स की रिसाइकलिंग कैसे हुई है, ये हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।